अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता एजाज साहब। बात करेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगला क्या कदम है और जिस तरह से तमाम पूरे देश के अंदर 4 जून के बाद से पहले भी मॉब ब्लीचिंग जैसे और मुसलमानों को धर्म के नाम पर मारा जाता था और अब भी वो जब से चुनाव हुआ है 4 तारीख के बाद ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ता गया है। तो क्या किस तरह की तैयारियां हैं और आने वाले 16 तारीख को किस तरह का कार्य करेंगे आप लोग? देखिए, 4 जून के बाद जो लगातार घटना हो रही है, सबसे पहली घटना प्रतापगढ़ से शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश के बाद और भी राज्यों में हो रही है। अगर इस पे कठोर कदम उठाया जाता या अच्छा कानून इस पे बनाया जाता, तो जो लोग आज थोड़ी थोड़ी बातों पर एक दूसरों को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो ये ना होता। वो धाराओं से डरते थोड़ा। तो कहीं ना कहीं इनके लिए कोई मजबूत कानून या नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं सरकार इनको संरक्षण दे रही है क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। जो ये लोग खुलेआम घटना करते हैं और भाग जाते हैं और इनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती है। कई कई दिन हो जाता है, गिरफ्तारी होती है, थोड़ा सा हल्का फुल्का मामला उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है, फिर वो बरी हो जाते हैं। किन बिंदुओं पर आप लोग ज्ञापन देंगे? 16 तारीख के आप प्रोग्राम है किसके वाराणसी में इसके अध्यक्षता क्यों कौन कर रहे हैं? देखिए, वाराणसी में क्या पूरे प्रदेश भर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर जिला के जिला अध्यक्ष अपने न्यायालय डीएम ऑफिस पहुंच कर ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कई चीजें हैं। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कार्रवाई बुलडोजर के खिलाफ होगी। जैसे बुलडोजर हो जाता है, बहुत ज्यादा जो अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पूरी पूरी बस्तियों को जमीन खत्म कर दिया जाता है। कहीं 100 मकान खत्म हो जाता है, कहीं 50। तो इस तरीके से एक बस्ती जो 100 साल की बसी हुई है, वो पल भर में उजाड़ दिया जाता है। आज उसी का नतीजा है कि जो आज जो अपने अंकार में ये बुलडोजर चला रहे थे, आज उनका अंकार देख लीजिए। अभी मौजूदा आज उपचुनाव हुआ है 13 सीटों पर, उस पे उनकी क्या कहां से जीत और कहां से बम्पर हार हुई है। कहने की जो 13 सीटों से चुनाव हुआ उसमें से 2 सीट भाजपा को मिली है और 10 जो है कांग्रेस की तरफ जा रही है। बिल्कुल, देख लीजिए, जैसे अयोध्या हरे वैसे बद्रीनाथ भी एक सीट आज हार गई भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं जनता ने धर्म की राजनीति को नकारा है, बार नकारती रही है। बिल्कुल, जनता जाग चुकी है। अब जनता धर्म के नाम पर वोट नहीं करेगी। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ मामले में जो है वोट करेगी। ऐसे में आप लोगों ने या मुसलमानों ने, दलितों ने एक मजबूत विपक्ष दिया, तो वो मजबूत विपक्ष की तरह काम कर रहा है, उससे कितना आप लोग खुश हैं या नाराजगी की तरह से? देखिए, इतना मजबूत विपक्ष होने के बावजूद भी खुलकर या उत्तर प्रदेश में 36 सांसद हुए, 37 सांसद हुए, कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, लेकिन उनमें से एक ही सांसद बोले, वो नगीना के सांसद हैं। इकरा हसन पे सीधे आएंगे कि इकरा हसन जो दूसरे देशों में जाकर सीए एनआरसी ऐसे मुद्दों पर बात करती थी, लेकिन जब लिंचिंग के मामले आए तो जब मीडिया ने उससे सवाल किया तो उन्होंने घुमा फिरा कर जवाब दिया। किस तरह से दबाव में है? देखिए, डरा हुआ पूरा विपक्ष डरा तो हुआ है ही है, और ये लोगों को ऊपर दबाव पार्टी अध्यक्ष का बनता है। पार्टी अध्यक्ष मना करते हैं, ये लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, जबकि ये लोग अपने बलबूते अपने पैसे से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। जनता एक उम्मीद के साथ वोट करती है कि इनको जिताओ, ये हमारे मुद्दों को, हमारे मसाइल को और जो हर सामाजिक जो मसले मसाइल हैं उसको उठाएंगे पार्लियामेंट में। तो ऐसे में मुस्लिमों का जो जिस तरह से इसमें लोकसभा चुनाव में
एक तरफा इंडिया गठबंधन को रुझान रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपके मजलिस से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि मुसलमानों का उस तरफ जलील साहब की तरफ ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा, या वाराणसी में अगर से कोई होगा तो मुसलमानों का जो विश्वास है वो मैयत से नहीं बन पा रहा है, क्यों ऐसा? देखिए, विश्वास बनेगा जो 70 सालों से आई है, आज उनके ऊपर भी लोगों का कम विश्वास है, वो भी उतना जीत नहीं पाते। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में वो 1 सीट जीते हैं। अब 2024 के चुनाव में 80 में से वो 6 जीते हैं। तो ये भी काफी पुरानी पार्टी है, ये भी हारते हुए आ रही है। अब वाराणसी से ले लीजिए, मैं समझता हूँ कि 15-20 साल पहले इनके विधायक हुआ करते थे, उसके बाद लगातार ये हारते चले आ रहे हैं। और हमारी पार्टी को वाराणसी में आए हुए 8 साल हुआ, लेकिन उसका प्रचार प्रसार अब शुरू हुआ है 2022 से। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का विश्वास बन नहीं पा रहा है और आने वाले चुनाव में कुछ न कुछ उम्मीद लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, हम लोग बताएंगे कि हमारा यहाँ पे अच्छा वोट बैलेंस है। आइए, 2 लाख वोट है दलित मुसलमानों का, सबका मिलाकर इसको एक किया जाए। जिस वार्ड में वोट कम आ रहा है तो उस वार्ड में जिम्मेदारी है वहाँ के पार्षद की और अपने हमारे वार्ड अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की भी, कि उस अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में घूमे। जो 18 प्लस हुए हैं या उससे भी ज्यादा हैं, उनका वोट नहीं आ रहा है तो उनसे पूछें। अब तो ऐप है, आप मोबाइल से तुरंत उनका आधार मांगे, फोटो मांगे, ऑनलाइन तुरंत अप्लाई कर दें वोटर आईडी, चंद दिनों में वो आ जाएगी, आप एक नागरिक वोटर बन जाएंगे यहाँ के। इस सदन में इस बार ओवैसी साहब बुनकरों का जिक्र किए। उन्होंने कहा है कि 18 महीने से बुनकर बेरोजगारी के कगार पर चल रहा है बराबर, और दूसरे शहरों में पलायन करने को मजबूर है। कितना असर पड़ेगा सदन में ओवैसी साहब के बोलने से? देखिए, असर तो बहुत पड़ेगा। अब उन्होंने बोला है, हमारे आसपास के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो हमसे कहते हैं कि आपके नेता ने बुनकरों की भी आवाज उठाई, बनारस के लेके खास आवाज उठाई। जो हकीकत है कि 18 महीने से बनारस में मंदी पड़ी हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई भी चरम पर है। आप किस तरह से देखते हैं कि आपको क्या समझ आ रहा है कि बुनकरों का जो कारोबार है, मेन पॉइंट क्या है? अगर से आप सरकार से मांग रख रहे हैं या सदन तक बात पहुंचा रहे हैं, तो किन पॉइंट पर या किन मुद्दों पर आप बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ जो बिजली महंगी हो गई उसकी चर्चा होगी कि जो मुझे फ्लैट रेट से पहले दी जा रही थी, वही फ्लैट रेट अब बहाल फिर से किया जाए। और जो विभागों में जो इस समय बुनकर प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो मैं मान ले बिजली के मंत्री के शर्मा से जो है अपील करता हूँ कि वो कोई अच्छी योजना इस पे दे दें जो कम सस्ते में ये बन जावे, या सरकार के माध्यम से, डबल इंजन सरकार के माध्यम से आप लोग इस पे अच्छा बजट पेश करें कि बुनकर भी अपना कारोबार आसानी से कर सके और खुशहाल रहे। तो क्या लगता है, बुनकर परिचय पत्र कितने में बन रहा है? आपको कितनी जानकारी है क्या? देखिए, हमसे बहुत लोगों ने कहा, हमने इस पे भी लोगों से पूछा कि कितने में ये बन रहा है बुनकर प्रमाण पत्र है, तो लोगों ने बताया 3000, कोई 4000, कोई 2000। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत मामूली सी रकम में बन रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतने घुसखोर हो चुके हैं, दलाल हो चुके हैं कि जो चीज 300-400 का है तो उसके लिए 1000-2000 मांगते हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं।
मतलब दलालों के जरिए लोगों ने बनवाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, अगर सरकार इस पे कोई सुविधा देती तो ये दलालों के पास कोई ना जाता। बिल्कुल डायरेक्ट एक जैसे एक काउंटर पर बिल हमारी जमा होती है, दूसरे काउंटर पर ये प्रमाण पत्र की आईडी का एक फार्म भरा जाए, जैसे निःशुल्क हो, उधर अपना लोग कार्ड और बिल जमा करें और उसी के फोटो काफी प्रमाण पत्र पर दे के अपना बुनकर प्रमाण पत्र बनवा लें। तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं कि जैसे आपका लूम बंद है, आपकी साड़ी नहीं बिक रही है, तो मतलब हम कुछ मुद्दों पर हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि और क्या मुद्दा है बुनकर का जिसको सदन में उठाना जरूरी है। देखिए, यही सबसे बड़ा एक ये भी मुद्दा है कि जो हमारा माल अन्य देशों में जाता था अब नहीं जाता है, और जीएसटी के बाद से ये कारोबार खत्म हो गया। अब देख लीजिए, भदोही का एक कालीन का खत्म हो गया, मऊ मुबारकपुर का भी कुछ ऐसा काम है, लोग बता रहे थे कि वहां भी ये काम खत्म हो गया। तो बनारस में तो ना के बराबर हो ही गया है। अगर कुछ माल बिक रहा है तो वो रद्दी के भाव बिक रहा है। जैसे कोई चीज हम खरीदे 10,000 में, उसको कबाड़ में उसको 150 में बेच दें, उसी के भाव समझ लीजिए इस समय बनारस का माल बिक रहा है। तो ऐसे में एमएसएमई जैसे कानून को किस तरह देखते हैं? 45 दिन का पेमेंट है, क्या उससे भी प्रभावित हो चुका है कारोबार? एकदम खत्म होने के कगार पर आ गया। जब से एक जीएसटी लगा, कमर टूट गई। उसके बाद ये 45 दिन का जो पेमेंट आया है, 45 दिन का पेमेंट में तो लोगों की कमर तोड़ ही दी गई। अब तो खत्म हो गया कि अपने पैर पे वो क्या चलेगा जब कमर ही टूट गई। मतलब कि जो पावर लूम 70 और 80,000 बिकता था वो आज कूड़ा के भाव बिक रहा है, देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो 1 लाख 1.5 लाख की पावर लूम लोग लगा रहे हैं, घर की माँ बहनें जो है अपना जेवर बेचा, अपनी कीमती सामानें बेच दी कि हमारा बच्चा जो है इधर उधर बैठता है, एक कारोबार लग जाए। कहीं कारोबार है नहीं बनारस में हम लोगों के लिए। आप बता दीजिए, अगर हम लोगों का अपना ये कारोबार ना हो तो फिर हमें कौन सा कारोबार है? कोई है बनारस में कि जो हमें बता दे कि यहाँ पे फैक्ट्री है, आप करिए 10,000 12,000 रुपये आपको महीना मिलेगा? करेंगे हम 13 घंटा 14 घंटा करने के लिए तैयार है मजबूरी में कि भाई अपना पेट, अपना घर, अपना रोजी रोटी को चलाना है तो हम 16 घंटा भी काम करेंगे, दीजिए। लेकिन कोई ऐसी मिल, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है कि जिसमें हमारा समाज अपने शहर में जाकर 10-12 हजार रुपया महीना काम कर सके। ऐसे में देखा जाए तो बुनकर हर तरीके से बदला है, एकदम एकदम खस्ता हाल है, बुनकरों की परेशान है। आप देख लें कि इस समय बच्चे, बड़े छोटे, लड़कियां, जवान लड़कियां घर से गायब हो जा रही हैं। आए दिन फोटो आ रहा है, ये पापा जी घर से कल से निकले हैं, आज घर नहीं पहुंचे। क्या वजह है? इसकी वजह कहीं ना कहीं घर में जो तंगी है, परेशानियां है, लोग परेशान होकर अपने बाल बच्चे अपने घर को छोड़कर भाग जा रहे हैं इधर उधर। और बाद में ये भी आता है कि वो फला जगह सुसाइड कर लिए या फला जगह गए, कहाँ गए पता नहीं चलता। ऐसे कई मामला आए हैं, बहुत बहुत सारे मामलात हैं कि कुछ लोगों की तो बाद में ये होता है कि वो उनकी फला जगह लाश मिल गई, फला जगह वो डूब के मर गए, फला जगह उनकी किसी कालन ट्रेन के नीचे कूद गए। ऐसे मतलब कई मुद्दे चल रहे हैं और पूरी बदहाली की तरफ है। तो आखिरी बात हम लोग खत्म करेंगे कि 16 जुलाई के लिए आप मतलब 16 जुलाई के क्या अपील करना चाहेंगे? 16 जुलाई के लिए देखिए, हम लोग जाएंगे शांति पूर्वक जिला ऑफिस जाकर, हम लोग अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे मॉब लिंचिंग के और गलत नीति बुलडोजर के जो कार्रवाई होती है